गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्रण। तो जैव रासायनिक चक्रण क्या है कि जीव मंडल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं और इन दोनों जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो सामंजस्य है वही जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है और इस सामंजस्य के द्वारा ही जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थों का और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार दोनों के बीच में ये अन्योन्य क्रियाएं होती रहती है जिससे जीव मंडल गतिशील रहता है। फिर आता है कि इसके लिए जो है विभिन्न चक्र होते हैं, जैसे जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जिसके द्वारा जीव मंडल में विभिन्न गैसें, जल जो है वो चक्रित होते रहते हैं और हमें मिलते रहते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जलीय चक्र। जलीय चक्र में क्या होता है कि जो जलाशय हैं हमारे, चाहे वो समुद्र हैं, तालाब हैं, ठीक है ना, झीलें हैं, इन सभी जलाशयों से जल वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पित होता है और वाष्पित होने के बाद वर्षा के द्वारा यह जल पुनः पृथ्वी पर गिरता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिसके द्वारा जल जलवाष्प बनता है और जल के रूप में सतह के ऊपर गिरता है और फिर से ये नदियों और समुद्रों में पहुंच जाता है, इसे हम जल चक्रण कहते हैं। इसमें जो सारा जल पृथ्वी पर गिरता है, इसमें कुछ जल मृदा के अंदर चला जाता है, कुछ जल भूजल जो है वो झरनों के द्वारा पुनः सतह पे आता है, या हम अपने उपयोग के लिए नलकूपों द्वारा इसको हम क्या करते हैं, सतह पे लाते हैं वापस, जैसे हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स लगा के, मोटर लगा के हम इस भूमिगत जल को फिर से सतह पर लाते हैं। तो इस प्रकार से स्थलीय जीव जंतु और पौधे इसका उपयोग करते हैं और जब यह जल विभिन्न खनिजों से गुजरता हुआ, ठीक है ना, मृदा पर, तो बहुत से खनिज इसमें घुल जाते हैं। जब ये जल नदियों के द्वारा वापस जाता है समुद्रों में, तो बहुत सारे जो मृदा में खनिज तत्व हैं वो इसमें घुल जाते हैं और पुनः ये खनिज तत्व समुद्र में चले जाते हैं और इनका उपयोग जलीय जीव और जलीय पादप करते हैं। अब वर्षा का जल क्या होता है कि सबसे पहले जब जो भी अपना जल है भूमि के ऊपर, जो सतही जल है, वो क्या करता है, वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होने के बाद में ये वाष्प, जब हवाएं, गर्म हवाएं इसको ऊपर ले जाती है और ऊपर ले जाके ये वापस संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है और जब ये जल की बूंदें ऊपर भारी हो जाती है तो ये पुनः जल के रूप में नीचे पृथ्वी पर आती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जलीय चक्र चलता रहता है और हर साल, हर वर्ष जो है वो जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद में जो है पुनः जल वापस पृथ्वी पर आता है, तो इसे हम जलीय चक्र कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, हमारे वायुमंडल में 78% जो गैस है, ठीक है ना, वायुमंडल की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% नाइट्रोजन है और यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हमारे और पौधों के शरीर में बहुत सारे अणुओं का निर्माण करती है, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, आरएनए है, विटामिन्स आदि जो है नाइट्रोजन के द्वारा ही बनते हैं। इसलिए ये सभी जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन वायुमंडल में क्या होता है कि इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधे इसे सीधा काम में नहीं ले सकते हैं। तो पौधे के काम में लेने के योग्य बनाने के लिए इसका क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है का पौधों और जीवों के आवश्यक विविध यौगिकों में परिवर्तन और इन यौगिकों का उनके वियोजन, ठीक है, मृत पौधों और जीवों के
शरीर में वापस ये जाती है और उसके पश्चात वापस ये जब नाइट्रोजन में बदल के फिर से वायुमंडल में जो आने की प्रक्रिया है उसको हम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। और ये जो है नाइट्रोजन चक्र कई चरणों में संपन्न होता है। ठीक है कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना और फिर उन यौगिकों का जो है पौधों और जीवों के द्वारा उपयोग करना और फिर उन मृत पौधों और जीवों के शरीर से इस नाइट्रोजन का पुनः वायुमंडल में लौटना, ये जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो दोनों घटकों द्वारा होता है, जैविक के द्वारा भी और अजैविक घटकों के द्वारा भी होता है। अब जैविक घटकों के द्वारा जो है कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो जीव रूप है वो निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रोजन के नाइट्राइट्स व नाइट्रेट्स में बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने में सक्षम होते हैं, जैसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं, जिसे मूल ग्रंथिका कहते हैं ना। छोटे छोटे ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ये जीवाणु रहते हैं, ठीक है ना, जड़ों के अंदर। कौन से पौधों में? द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री मतलब जिनके दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे मूंग है, चना है, राजमा है, चंवला है, जिनके बीज पत्र को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में ये राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। और बदले में ये क्या करते हैं, इन जड़ों से अपने जो भी कार्बनिक यौगिक है, जो अपना भोजन है, वो इससे जड़ों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सहजीवी की तरह पौधों की जड़ों में रहकर है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और जो जड़ें हैं उनसे ये अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जैविक विधि के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर आता है अजैविक विधि के द्वारा कैसे होता है कि नाइट्रोजन जो है कुछ भौतिक क्रियाओं द्वारा, जैसे बिजली वगैरह जब कड़कती है तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देती है और बिजली के चमकते समय वायु में पैदा उच्च ताप और दाब जो है वो नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में बदल देता है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है। तो ये ऑक्साइड फिर जल में मिलकर घुलकर फिर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बना देते हैं। और ये वर्षा के रूप में जब ये भूमि पर गिरते हैं तो उनका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, जीव रूपों द्वारा किया जाता है। ये जो जल है जिसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स घुले हुए हैं, ये भूमि के द्वारा सोख लिए जाते हैं और फिर पौधे इसे इन यौगिकों को ग्रहण करके उसे अमीनो अम्ल में बदलते हैं और फिर अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार कई जटिल यौगिक बनते हैं और यह प्रोटीन और जटिल यौगिकों का उपयोग फिर हम कौन करते हैं, जंतु करते हैं। पौधे प्रोटीन बना लेते हैं इससे, ठीक है। जो भी ये यौगिक आए, नाइट्रोजन के यौगिक पानी में घुल के वो पौधे ग्रहण करते हैं, फिर उसको अमीनो अम्ल में बदलते हैं और फिर अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाए जाते हैं और फिर ये प्रोटीन युक्त भोजन जो खाद्य पदार्थ है वो हमारे जंतुओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का सरल रूप होता है और फिर इस सरल से जटिल प्रोटीन बनते हैं। जब जंतु और पौधों की, अब है कि ये तो नाइट्रोजन
को यौगिकों में बदल दिया, अब वापस पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन कैसे लौटेगी? तो जब जंतु और पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में जो मौजूद एक अन्य प्रकार के बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, विभिन्न यौगिकों को, जैसे नाइट्रोजन के जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बने उनको फिर से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है ना। जब जीव और पौधे मृत हो जाते हैं, उनका अपघटन होता है, तो उस समय कुछ और अन्य प्रकार के बैक्टीरिया इन यौगिकों को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल के और वायुमंडल में भेज देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ये नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। ठीक है। और वायुमंडल में N2 नाइट्रोजन से के रूप में हो सकता है मृदा और जल के रूप में बदलता साधारण परमाणु के रूप में, फिर जटिल यौगिकों में बदलकर फिर से साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। ठीक है ना। जो नाइट्रोजन है वो पुनः वायुमंडल में आ जाती है मृदा और जल में बदल के। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का स्तरीकरण होता है। तो इसमें देखो, अब जैसे ये डायग्राम है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण जब होता है तो हरे पौधे के जो जीव द्रव्य हैं वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलता है और फिर जो भी मृत पौधे और जंतु हैं उनका वापस डीनाइट्रिफिकेशन होके वायुमंडल में नाइट्रोजन पुनः मिल जाती है। और दूसरी विधि अजैविक विधि में क्या होता है कि जब कभी भी बिजली कड़कती है तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके उसके ऑक्साइड बनाती है ना। और वो ऑक्साइड जो है वो पानी में घुल के उसके नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद में जो है नाइट्रिफिकेशन के बाद में जो ये कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु जो है वो उसको वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो चक्र चलता रहता है। फिर इसके बाद में आता है कार्बन चक्र। ठीक है ना। कार्बन जो गैस है वो भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और कार्बन जो है वो ऐसा तत्व है जो कि दूसरे अन्य तत्वों के साथ बहुत जल्दी से मिल जाता है, इसीलिए हमें बहुत कार्बनिक यौगिक जो है वो बहुत सारे होते हैं। अब कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है और अपने मूल रूप में ये क्या है, हीरे और ग्रेफाइट में पाया जाता है। और यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो कार्बन जो है वो बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जा रहा है, फिर भी यौगिक के रूप में हमारे वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है तथा विभिन्न खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में केवल एक ही विधि के द्वारा वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्राप्त होती है में वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। तो बहुत से जंतुओं में भीतरी और बाह्य कंकाल जो है वो कार्बोनेट के बने होते हैं और हमारे जो शरीर में सभी जीव जो है वो कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब पे हम आधारित होते हैं, जिसमें सभी में कार्बन पाया जाता है। जो अपने भोजन में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा लेते हैं उन सब में कार्बन पाया जाता है, कार्बन के अणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। तो अब क्या है कि जब कभी भी हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे करते हैं तो पौधे वापस से क्या लौटाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन देते हैं।
और जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग होता है। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो भोजन के ऑक्सीकरण से और फिर जब हम इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हम जो श्वास के साथ में छोड़ रहे हैं उससे जाती है, दूसरा पौधे भी जो श्वसन क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। इसके अलावा दहन की जो क्रिया है उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है और इसी तरह से जल की तरह इसका भी पुनः चक्रण होता रहता है। तो देखो इसमें अपन चित्र में देखें कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग पौधे करते हैं। ठीक है, फिर पौधे जब मृत हो जाते हैं या जब पौधे उच्च दाब और ताप के द्वारा जब समुद्रों के नीचे दब जाते हैं तो इससे कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, पानी में कार्बोनेट जो होते हैं उससे चूने के पत्थर बनते हैं। फिर ये कार्बनिक यौगिक जब जीव जंतु जो हैं वो समुद्र के नीचे तली में दब जाते हैं और बहुत ताप और दाब हजारों वर्षों में ये फिर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। फिर और जो है पौधे जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसको जंतुओं के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और इस प्रकार से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे जो श्वसन क्रिया के द्वारा पुनः वायुमंडल में लौटती है और दहन के द्वारा पुनः वायुमंडल में लौट जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्बन का चक्र चलता रहता है। अब अपन देखें कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे हरित प्रभाव वाली गैस माना जाता है। मतलब सबसे अधिक अभी हमारे वायुमंडल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो इसलिए इसे हरित प्रभाव वाली गैस कहते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में पौधे को गर्म रखने के लिए जो है वो कांच के आवरण बनाए जाते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। कि सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं कि पौधे जो है वो ठंड के कारण, तापमान कम होता है उसके कारण उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, तो उनकी वृद्धि करने के लिए ऐसे कांच के घर आवरण बनाए जाते हैं जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। और यही प्रभाव हम क्या है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल पे भी देखते हैं और वायुमंडल में भी इसी प्रकार से जो क्या है हरित प्रभाव वाली गैस होती है जिसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ओजोन, जलवाष्प आदि पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में आने से रोकती है और इस प्रकार गैसों से वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ जाता है और इसी प्रभाव को हम हरित प्रभाव कहते हैं।